हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीजी टेट 2024 के लिए गणित विषय में हमारा जो परीक्षा दिनांक 23/6/2024 को जो पेपर 2 अर्थात कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन हेतु जो पात्रता परीक्षा है सीजी टेट 2024 23/6/2024 में पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का विस्तार पूर्ण संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो विद्यार्थी केवल इसका उत्तर जानना चाहते हैं वो स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं और प्रत्येक उत्तर को जान सकते हैं। तो इसमें कई पोर्शन होते हैं, उसमें का गणित जो हमारा भाग है जिसके 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, उसका संपूर्ण हल एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो हमारी परीक्षा हुई है 23 जून 2024 को, तो गणित विषय का जो गणित भाग है ना, हमारे उस पेपर का जो गणित का जो पेपर है 30 प्रश्नों का, उसका संपूर्ण हल यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। रेंडम हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है ना। चलिए हमारा यहाँ पर गणित दिया है, हमारा 96 वाला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 96 वाले प्रश्न सेट ए का है ये, है ना। प्रश्न क्रमांक 96 आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर समाहित करके ले आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमको भाग करना है, बीजीय व्यंजक का प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसमें भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारा जो भी आपको व्यंजक दिया है उसको उसके घटते क्रम वाले घात में पहले परिवर्तित करना है। तो चलिए यहाँ पर हमारा 2x की घात 3 प्लस कितना हो गया 7x की घात 2, 7x धन 2। इसको भाग करना है किससे? 2x धन 1 से। क्लियर हो गया बात? चलिए अब क्या रहेगा हमारा, ये पहला वाला को देखेंगे, सबसे शुरू वाले को। ठीक है, ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करें तो 2x की घात 3 हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2x की घात 3 में 2x को ही भाग कर लीजिए। कितना आ गया? x की घात 2, मतलब जो मेरा x की घात 2 है उसका गुणा करना पड़ेगा। ये जो गुणा है ये पूरे संख्या के साथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 6वीं 7वीं में है ये। 2x की घात 3 धन 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा x का वर्ग आ जाएगा। क्लियर है? तो उसको रख दीजिए। 2x की घात 3 प्लस x का वर्ग कितना आ गया? माइनस कर लेंगे, भाग करने के बाद माइनस होता है ये, तो आ गया 6x² प्लस 7x प्लस 2। क्लियर हो गया बात? फिर हम क्या करेंगे? उसी प्रकार यही प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। 6x² है जिसका कि हमको 2x से भाग देना है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना आ गया मेरा? 3x। मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है मेरा उत्तर बनते जा रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब जो भी आता है उसका पूरे के साथ गुणा कर लिया जाता है। तो 2x धन 1 हो गया। कितना आ गया देख लो? 6x² प्लस कितना आ गया? 3x। लिख दीजिए 6x² प्लस 3x। फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4x धन 2। तो हम निश्चित रूप से 2 का गुणा करेंगे, वैसे भी दिख रहा है 4x को 2x से भाग दोगे, कितना आएगा मेरा? 2। जो आ गया उत्तर यहाँ पर लिखा गया, 2x को धन 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4x धन 2, और ये हमारे पास 4x धन 2 हो जाएगा, और इस तरह से माइनस करके पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा आया है वही हमारा उत्तर है। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है आपको? बिल्कुल देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है ये। ठीक है, तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जो आपका टिक लगा है उसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी का प्रश्न पत्र का है और उसमें टिक लगा हुआ है, लाल कलर में ध्यान देंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 97 नंबर। बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया।
ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, यदि एम 9 की घात n गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात n ऋण 27 की घात n 3 की घात 3m गुणित 2 की घात 3 बराबर 1/27 हो, तो m ऋण 1 का मान, एकदम देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत ही एकदम कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है ये। कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं, नियमों को पालन करना है और इधर उधर हमको ध्यान नहीं देना है। चलिए, 9 की घात n हो गया, गुणित 3 की घात 2 हो गया, 3 की घात n हो गया, ऋण 27 की घात क्या हो गया मेरा, n हो गया। डिवाइड में रख लीजिए, कितना आ गया, 3 की घात 3 m हो गया, गुणित में कितना है मेरा, 2 की घात 3 बराबर में 1 बटा कितना दिया है, 27। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, ये मेरा क्या है, ये भी n है, ये भी n है। जब घात समान हो, बीच में गुणा हो, तो क्या हो जाता है, संख्याओं का गुणा हो जाता है। ठीक है, ये घातांक एवं करनी के नियम से, तो 9 गुणित 3 पूरे घात क्या हो जाएगा, n। ठीक है, और ये गुणित में आ जाएगा 3 की घात 2 ऋण 27 पूरे घात n बटे में कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 की घात कितना आ गया, 3m गुणित 2 की घात 3 बराबर 1 बटा कितना आ गया, 27। अब जरा यहाँ पर देखेंगे, 9 तिया 27 होता है, और ये भी 27 है, मतलब 27 की घात n यहाँ भी है, 27 की घात n यहाँ है, मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, 27 की घात n कॉमन निकाल लो, क्या बचा आपके पास, 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब होता है 9, ऋण यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है यार, आपको पता होना चाहिए, घात के ऊपर घात गुणा में है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, अब ये 27 की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, गुणित 2 की घात 3 मतलब कितना होता है, 8 बराबर 1 बटा कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। चलिए, ये आ जाएगा मेरे, देखो 27 की घात n है और 27 की घात m है, तो आपको पता होना चाहिए, आधार अगर समान हो तो घात अगर बीच में भागित लगा हो तो घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 27 की घात n में m घट जाएगा, अब ये बगल में गुणित आ गया मेरे पास, 9 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, 8 बटे में भी 8 है, बराबर में कितना आ गया, 1 बटा कितना आ गया, 27 आ गया। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 27 जब ऊपर जाएगा तो 27 की घात क्या हो जाएगा, ऋण 1। जब भी कोई बट्टी वाली संख्या रहती है उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात में ऋण 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए 27 है, यहाँ पर भी 27 है, इसका मतलब इसका घात n ऋण m है, तो इसका मतलब तुलना करेंगे तो n ऋण m बराबर कितना आएगा, ऋण 1। लेकिन हमको तो m ऋण n चाहिए, मतलब m को धन में चाहिए और n को ऋण में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर दीजिए या पक्षांतर कर दीजिए, जो भी समझ लीजिए। चलिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ऋण 1 इधर आके धन 1 हो गया, ये ऋण धन है, ऋण वाला m है, उधर जाके धन m हो गया, और ये धन n था वो ऋण n हो गया। और इस तरह से m माइनस n का उत्तर हमको कितना प्राप्त हो चुका है, 1 प्राप्त हो गया है। क्लियर हो गया। चलिए, वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको समझा दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2, 8 की घात 2, सम संख्या जा रहा है, कहाँ तक गया, ये 20 की घात 2 गया है। अब आप देखिए जरा, सब में के सब सम संख्या है, मतलब सब में 2 कॉमन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्लियर हो गया। तो 2 तो निकलेगा, लेकिन उसका वर्ग निकलेगा। चलिए, 2 का वर्ग कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर बचेगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, और जो 20 है वो क्या हो जाएगा, उसका आधा, माने 10 का वर्ग। और आपको पता होना चाहिए, जो योग का नियम है संख्याओं का, है ना, उसमें जो ट्रिक और ये नियम लगता है कि अगर किसी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर n तक गया है, कितना आएगा, n धन 1, 2n धन 1 बटे में कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर n का मान 10 आ चुका है, 2 का वर्ग होता है 4, गुणा कर लीजिए क्योंकि यहाँ गुणा लगा हुआ है, 1 से लेकर 10 के वर्गों को जोड़ना है, तो n के जगह में 10 रखते जाइए, 10 गुणित 10 धन 1 कितना हो जाएगा, 11 गुणित
अब इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब भी ऐसा वर्ग वाला रहता है, आखिरी संख्या को लिखना है, उससे एक ज्यादा बढ़ा देना है, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो 10 और 11 कितना हो गया? 21। आप करोगे वही आएगा। 2 दहम 20 और धन 1 21 है, वही आ गया। देख लो बटे में क्या करोगे? 6। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब जब इसको हल करोगे, 7 11 77 दूने 77 दूने होता है 154। क्लियर हो गया। और दहम है 10 भाई, इसलिए 0 बढ़ जाएगा। 1540 कहाँ पर दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल राइट आंसर यही हमारा। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन था 99। भैया वो एक 91 से 95 कहाँ गायब हो गया? बिल्कुल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है। चलिए, वो ऐसे भी थ्योरी होंगे, गणित शिक्षण से संबंधित 5 प्रश्न आता है, वही है। चलिए, क्या लिखा है मेरे पास? दिया है हमको 2x धन 3y बराबर 8, और x गुणित y बराबर कितना दे दिया है? 2। आपको मान चाहिए 8x की घात 3 और 27y की घात 3। एकदम ये कॉमन सा प्रश्न है। चलिए इसको क्या करेंगे? पूर्ण घन बनाएंगे। तो पूर्ण घन में बनाएंगे तो 2x पूरे की घात 3 और ये 3y पूरे की घात 3। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए a की घात 3 धन b की घात 3 का सूत्र होता है a धन b पूरे की घात 3 धन 3ab, और आ जाएगा a धन b। क्लियर है। यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। क्लियर हो गया बात? चलिए कोई बात नहीं, ये देख लीजिए, यहाँ पर केवल क्या होगा? माइनस होगा। स्पष्ट हो गई बात। चलिए अब इस सूत्र में हम लोग लगाएंगे। a का मतलब हम समझ रहे हैं 2x, और b का मतलब समझ रहे हैं 3y। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जाएंगे, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x की घात 3 धन 3y की घात 3 बराबर a धन b। a धन b मतलब 2x धन 3y, अब पूरे की घात कितना रखेंगे? 3 माइनस 3 गुणित a की जगह कितना रखोगे? a की जगह रहेगा मेरा 2x, और b की जगह 3y। फिर a धन b की जगह में क्या रखोगे? 2x धन 3y। ठीक है। अब देखिए 2x धन 3y का मान हमको दे दिया है, कितना रख दिया है? 8। तो आप भी 8 रख दीजिए भैया। 8 की घात कितना हो गया? 3 ऋण। अब यहीं पे देखो, 3 दूने 6, 6 दिया कितना हो गया? 18। और ये एक्स वाई, एक्स भी है वाई भी है। क्लियर हो गया बात? और यहाँ पर बीच में गुणा लगा हुआ है। ठीक है, गुणित कर लीजिए। 2x धन 3y, इसका मान आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है 8। अब यहाँ पर एक और मान दिया हुआ है x गुणित y का मान आपको रखना है 2। तो चलिए रख दीजिए बेहतरीन तरीके से। अब इसका कई तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल कैसे लाना है। 8 की घात 3 माने होता है 512 ऋण 18 गुणित 2, एक्स वाई की जगह में 2 हो गया, गुणित में 8। ठीक है। अब यहाँ पर से गुणा कर लीजिए। 18 कितना हो गया मेरा? 144। ठीक है। 18 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा? 144, दोने 288 हो जाएगा। तो 512 में 288 से माइनस कर दीजिए। 12 में 8 गया तो 4, है ना। और 50 में 28 गया तो 22। 224 दिया है क्या? बिल्कुल। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। 18 दूने 36, 6 8 48 का 4, 6 8 24 और 4 28, यही इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 224। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये 99 नंबर का जो आंसर है हो जाएगा 224। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 100 वाले प्रश्न में जबरदस्त और धमाकेदार ट्रिक के साथ ये प्रश्न लगाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हमको तिकड़मबाजी करना पड़ेगा, मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा। तिकड़मबाजी का मतलब वही है। ठीक है। ये नहीं कि तिकड़मबाजी मतलब वो तिकड़मबाजी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए क्या लगाएंगे? पहले प्रश्न को लिखते हैं। 1/2 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16। अब आप एक ध्यान दे रहे होंगे। क्या ध्यान दे रहे होंगे? कि भैया जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाला एक कम है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के रूप में प्रदर्शित करेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 ऋण 1/2 प्लस 4 ऋण 1/,
4 ऋण 1 3 होता है, 3/4। नया रूप में लिख देंगे 8 ऋण 1/8 प्लस 15 ऋण 1/16। सर आपको कैसे मालूम? अरे भाई देखो, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा रूल लगने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब फिक्स चीजें होती है। चलिए अब देखिए ध्यान से मेरी बात को जरा समझना। 2 से 2, ये देखो, अगर मेरे पास नियम बताता हूं मैं, a ऋण b/c है, मतलब ये a का भी बटा है और b का भी बटा है। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से देखेंगे तो 2 का बटा 2 1 ऋण 1/2 हो गया। 4/4 कितना हो गया? 1 ऋण 1/4 हो गया। प्लस 8/8 क्या हो गया? 1 ऋण 1/8 हो गया। प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 16। 16/16 कितना हो जाएगा? 1 ऋण 1/16। ऐसे ही हमको बढ़ते जाना है, कहाँ तक? n पद तक। कितने पद हैं मेरे पास? n पद। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक, अगर मैं 1 को 5 बार जोड़ दूं तो 1 गुणित 5 लिखा जा सकता है कि नहीं? वैसे ही मेरा एक 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 कितने बार आएगा? n बार आएगा, क्योंकि n पद हैं, n लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो 1 गुणित n, किसी संख्या का 1 के साथ गुणा करोगे वही आएगा। मतलब एक 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 एक, ये जितना भी एक है मिलके क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया एक की कहानी। अब यहाँ पर देखो जो दूसरा है, ये दूसरा जो उसका हिस्सा है, ठीक है, उस सबके पास माइनस है। तो सबके पास अगर माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो प्लस बन जाएगा। तो ये बनेगा 1/2, बीच में क्या लगेगा? प्लस, क्योंकि सबका माइनस बाहर निकाल लिया मैंने। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ऐसे कहां तक? n पद तक। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी की श्रेणी में आता है। गुणोत्तर श्रेणी देखो, पहला वाला 1/2 पूरे घात 1 है, दूसरा वाला 1/2 पूरे घात 2 है, ठीक है, तीसरा वाला 1/2 पूरे घात 3 है। मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब हर प्रत्येक पद में 1/2 गुणा होते जा रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी को जब हमारा हल करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास उसका एक सूत्र होता है। तो पहले तो n चुपचाप लिख लीजिए माइनस। गुणोत्तर श्रेणी कहती है कि हमारे पास क्या करना है? सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसकी घात n लगानी है, n। ठीक है, उसकी घात कितनी लगानी है? ठीक है, यहां पर सूत्र होता है, देख लो, ए आर स्क्वायर, कहां तक? n पद तक। ठीक है, तो ए आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, ये 11वीं कक्षा में गुणोत्तर श्रेणी होती है, उसका सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर हो गया? बात स्पष्ट हो गई? 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना, समस्या हो गई जगह के लिए, उससे अच्छा थोड़ा सा अभी से ही इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया और कुछ नहीं। ठीक, बात अपन फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ है? 1/2, यही ए है, यही हमारा ए है। ठीक है, फिर ये कितने के गुणा में बढ़ते हुए जा रहा है? 1/2। तो ये हमारा आर हो गया, मेरा ये ए हो गया, देख लो। ठीक, तो चलिए यहाँ पर सूत्र के अनुसार लिखते जाते हैं। सूत्र में हमारा क्या बोला गया है? ए। पहले ए को लिखना है, तो ए का मतलब हो गया हमारा 1/2। ए का मतलब कितना हो गया मेरा? 1/2। फिर क्या लिखना है मेरे को? 1/2 पूरे की घात कितना लिखनी है मेरे को? n, माइनस में कितना रखना है? 1, डिवाइडेड बाई क्या रखना है मेरे को? क्या रखना है? देख लो, r-1। r का मतलब होता है 1/2 ऋण 1। ठीक है, ये एक सूत्र बदल जाता है कब? जब हमारा r का मान 1 से छोटा रहे, तो ये 1 को आगे लिखेंगे, r को पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से 1 पहले लिखाएगा और r मतलब क्या हो जाएगा? जो r है मेरा 1/2 है, वो पीछे लिखाएगा। क्लियर हो गया? याद रखेंगे, ये सूत्र तभी लागू होगा जब r का मान बड़ा रहे किससे? 1 से।
ठीक है। अगर r का मान 1 से छोटा है तो ये पलट जाएगा, 1 पहले लिखाएगा, r बाद में लिखाएगा। ठीक है, तो उसी नियम का परिपालन करते हुए हम लोग, कुछ नहीं है उसमें, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, चलिए, बस इतना है कि ऋणात्मक आएगा तो उसको धनात्मक बनाया जा सकता है, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन जो लिखा रहता है बुक में उसके हिसाब से बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग खुद हो जाएंगे। चलिए 1/2, सॉरी, ये हमारा कितना आ गया, मेरा 1 आएगा, माइनस 1/2 पूरे घात n बटे में 1 ऋण 1/2। अब 1 में आधा घटाओगे तो आधा होता है, और आधा से आधा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अंतिम में हमारा आंसर आएगा n, ये माइनस है दोनों के लिए है, देख लो, तो ये +1 वाला -1 बन जाएगा, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस 1/2 पूरे की घात n। ऐसा कहीं पर आंसर दिया हुआ है क्या, देख लीजिए। अगर यहाँ पर इस तरह से कहीं पे आंसर दिया हुआ है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है हम दिखा देते हैं। अभी अभी एक रूल बताया था मैंने, n-1, जब भी कोई संख्या बटे में है उसको ऊपर लाओगे तो माइनस हो जाता है घात, तो -n कहीं पे दिख रहा है क्या, देख लो, जिसमें मेरा 1 माइनस वाला हो। पहले तो ये दो, यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हैं, तो इसका मतलब a और b हमारा खत्म हो गया। अब इन दोनों में होगा, यहाँ पर एक है वो माइनस के रूप में है, और एक वाला माइनस ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, डी में है। ठीक है, थोड़ा सा ये पेचीदा है क्योंकि ये 11वीं के सिलेबस का है, गुणोत्तर श्रेणी 11वीं में होता है। ठीक, चलिए अब हमारा 101 वाला प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान उम्र है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो बोला है, देख लो, यहाँ पर आयु का अनुपात है बोल रहा है, मतलब वर्तमान में। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। चलिए, ये रमेश और ये सुरेश, ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, जब भी कोई चीज अनुपात में दी होती है उसको संख्या बनाने के लिए एक निश्चित राशि गुणा कर लेते हैं। तो एक हो गया 4x, दूसरा हो गया 5x। ठीक है, 12 वर्ष पश्चात, 12 साल बाद, 12 साल बाद माने ये जितने भी उम्र का है उसमें 12 जोड़ दो, तो 12 वर्ष पश्चात रमेश कितना हो जाएगा, 4x-12। सुरेश कितना हो जाएगा मेरा, 5x-12। अरे भैया, एक ही जने 12 साल छोड़ना बढ़ेगा, दूसरा भी तो बढ़ेगा ना। अब ये जो नया आयु आया है ये 12 साल बाद है, कितने का हो जाएगा, 5:6। मतलब मेरा 4x-12 बटे 5x-12 है, वह कितना हो जाएगा, 5:6। तिर्यक गुणा कर लीजिए और इसका x का मान निकाल लीजिए। उसमें भी सुरेश का बोला है ना, याद रखेंगे, मतलब 5x निकालना है। चलिए इसको तिर्यक गुणा करते हैं, 6×4 24x हो जाएगा, धन 12×6 72, और 5×5 25x हो जाएगा, धन 12×5 60। चलिए यहाँ पर 24x इधर ले आते हैं, 60 को इधर ले आते हैं, तो 72 में 60 घटेगा और 25x में 24x घटेगा, तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 12। ठीक है, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको सुरेश चाहिए। तो जो सुरेश है उसकी आयु तो कितना है, 5x। तो x का मान तो 12 आ गया, 5×12 मतलब कितना हो गया मेरा, वो 60 वर्ष। क्लियर हो गया, कहीं पे दिया है, बिल्कुल जी हाँ, कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सुरेश की वर्तमान आयु निकालनी थी। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको चाहें तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं मालूम तो भी आप ले सकते थे ऐसी ही। क्लियर हो गया, कैसे इसको बनाना है, थोड़ा सा है, एक एक करके रख रख के देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। ये हमारा 102 वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है। यदि दो संख्याएं एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है,
दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, दो संख्या हो गए। एक संख्या की मतलब एक और संख्या है, मान लेते हैं उसको सी। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। तो बोला है ये जो दो लोग हैं ना, ये जो तीसरा की बात कर रहा हूं, एक संख्या मतलब ये तीसरे की बात कर रहा हूं, एक जने इसका 20% है, माने ए है सी का 20% है, और जो मेरा बी है वो सी का 50% है। ये प्रश्न में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं इसको। ठीक है, मतलब हमारा दो संख्याएं ए और बी थी, वो कोई एक संख्या, उस संख्या को मैंने ले लिया, इसको ले लेता हूं एक संख्या, और ये दो अलग संख्याएं हैं ए और बी, जो कोई एक और संख्या है सी। ठीक है, इसका 20% ए है और इसी का कितना 50% है वो बी है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, पहली संख्या दूसरे की कितना प्रतिशत है। अब पहले और दूसरे में संबंध चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आप भाग कर लीजिए। तो भाग करेंगे तो ए बटा बी हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और ये 20% बटे में आ जाएगा 50%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और ये आंसर आ गया मेरा 2/5। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको बोला है पहली है वो दूसरी की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो मतलब पहला मतलब ए 2/5 गुणित में क्या आ गया बी, क्योंकि इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये आ गया 5 एकम 5, 5 का 20 बार में, तो ए बराबर बी गुणित 40%। और गुणित का मतलब होता है आप जानते हैं का। ठीक है, तो ए बराबर बी का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 40%। माने जो पहला वाला संख्या है वो दूसरे का कितना प्रतिशत हो गया, 40%, बिल्कुल। ठीक है, जिसका भी प्रश्न पत्र है जिसने भी है वो सही बनाया हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए इस हमारा 103 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्या बोला है, ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना इस प्रकार का ट्रेन वाले प्रश्न में आपको जो गति है वह मीटर प्रति सेकंड में रखनी है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको कैसे बनाया जाता है, एक ट्रिक होता है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि 5/18 से गुणा कर दो, लेकिन बहुत लोग को नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में 5/18 से गुणा करते ही क्यों है। तो चलिए आज आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। मेरे पास 72 है किलोमीटर, किलोमीटर को बनाना है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, तो जो किलोमीटर है वो मीटर आ गया, बटे प्रति माने बटा ना, घंटे है, घंटे को क्या करना है आपको सेकंड बनाना है, तो 1 घंटा माने कितना होता है 3600 सेकंड। देखो बन गया, 0000, 2×5 = 10, 2×18 = 36। देखो 5/18 आ गया ना, तो इसीलिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 एकम 18, 18 चौक 72। अब देख लीजिए 5 चौक कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। माने वो बोल रहा है एक सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल जा रहा है। इतनी गति से भाग रहा है कि एक सेकेंड में 20 मीटर का हो रहा है, पार कर दे रहा है। अब देखो एक ट्रेन है और पुलिया भी है, लंबी सुरंग है बोल रहा है। चलिए ये सुरंग आ गया और ये ट्रेन आ गया। ठीक है, सुरंग है 300 मीटर का, ट्रेन है 600 मीटर का। अब ये इसमें अंदर में समाहित होती जाएगी, मतलब यहां से चालू होगी पार करना, और ये अपने आप को पूरा, जब इसका पूरा आगे हिस्सा निकल जाएगा, ये ट्रेन है ना, ये हमारा क्या है, ट्रेन है, यहाँ से घुसते हुए पूरा आगे निकलेगा, मतलब ये यहाँ से आगे 600 मीटर निकलेगा, तो यहाँ से घुसना चालू किया तो यहाँ पर खत्म कर रहा है, मतलब 300 और ये 600, टोटल कितना दूरी तय कर लिया उसने, 900 मीटर। यहाँ पर ट्रेन और जो पुल है, प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो वही हमारा दूरी का काम करता है। ठीक है, अब आपको समय निकालनी है भैया। समय कैसे निकलता है, दूरी को 4 से भाग कर दीजिए,
तो कितना आ गया, दूरी है मेरा 900, चाल हमारा कितना है 20, 45 बार में जाएगी, तो कितना आ गया 45 मीटर, सॉरी 45 सेकंड में, कितने 45 सेकंड में वह क्या करेगी, पूर्ण रूप से पार कर लेगी। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कहां दिया है, ए में। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, शानदार बेहतरीन। चलिए देख लीजिए क्या दिया है प्रश्न में, एक्स अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात जेड दे दिया है। क्लियर हो गया। तो इसको नया रूप में और कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जब ये समानुपात में दिया रहे तो अंतिम अंतिम का गुणा बीच वाले के गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। या फिर यूं कहें कि जेड है, यहां से जेड हमारा वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कई तरीके हैं। या फिर यूं कहें कि मेरा एक्स है, वो वाई स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर y है x जेड के रूप में है, z है y x के रूप में है, और x है y z के रूप में है। मैंने तीन रूपों में उसको बांट दिया है, जिसका भी उपयोग करना रहेगा हम उपयोग कर लेंगे। क्लियर है। हमको प्रश्न में क्या चाहिए, x अनुपात z चाहिए। ठीक है, x अनुपात z में चलिए z को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो z का मान है मेरा कितना है, वाई स्क्वायर बटा एक्स। चलिए ये आ गया मेरा वाई स्क्वायर बटे में एक्स। अब क्या कर लीजिए, दोनों तरफ एक्स का गुणा कर लीजिए, एक्स कैंसल हो गया, एक्स गुणित एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, अनुपात में कितना हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर। ये आया कहां से है, यहीं से तो आया है, एक्स अनुपात जेड से। तो एक्स अनुपात जेड का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी। जिस भी बंदे ने बनाया है सही बनाए हैं। ठीक है। चलिए 105 नंबर का प्रश्न है भैया, ये सेट ए का है ये। ऐसे ही सभी क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, आगे पीछे रेंडम रहते हैं, प्रश्न वही रहेगा। क्या बोला है, यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तब लाभ होगा। ये तो इतना इजी प्रश्न है, एकदम कॉमन सा है, आने वाला आते रहता है ऐसा प्रश्न। ठीक है। चलिए क्रय मूल्य को मानते हैं हम लोग सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य को मान लेते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं हम लोग एसपी। तो जो 60 का सीपी है वो 40 का एसपी है। ठीक है, माने 60 को खरीदा जितने कीमत में, 40 को बेचा तो उतने के बराबर मिल गया। समझ रहे हो बात को, यही मतलब हुआ ना भाई, मतलब 40 ठो को बेचा, 60 को जितने पैसे में भी खरीद के लाया हूं, 60 के लिए, 60 को खरीदने के लिए मैं जितना पैसा लगाया, 40 को बेचा तो उतना मेरा पैसा वापस आ गया। बस कहानी इतनी सी है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए का मतलब बुरा होता है। चलिए यहाँ पर ले लीजिए सीपी बटे क्या जाएगा मेरा एसपी बराबर, ये 40 ऊपर रहेगा और 60 क्या हो जाएगा नीचे। तो इस प्रकार के प्रश्न में ऐसे ही हल करना है, मतलब आपको सीधा सीधा मान कर चलना है कि 60 में 40 में खरीद के लाया, 60 तो ये समान था, लेकिन जब इस तरह से गुणा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब ये कीमत आ चुकी है, कीमत दोनों कीमत बराबर है बता रहा हूं। यहां पर ये जो बता रहा हूं वो कीमत है, अब संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 40 में खरीद के 60 में मैंने बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया भैया, 20 का। कितनी की खरीदी पे, 40 की। तो चलिए प्रॉफिट का परसेंट निकाल लीजिए, 20 बटे 40 गुणित में कर लीजिए 100%। 20 से कम 20 दूने 2 एकम 2 का 50 बार में कितने प्रतिशत का फायदा हो गया भैया, 50%। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 106 नंबर वाले प्रश्न में। वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है होगा। मतलब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और उसके अंदर धंसा हुआ है, कौन धंसा हुआ है, चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ये रहा हमारा वृत्त है, ठीक है। चलिए वृत्त हमने बना दिया, चलिए यहाँ पर वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया। अब इसके अंदर एक वर्ग फंसा हुआ है बोल रहा है, क्लियर हो गया। इसके अंदर हमारा एक क्या फंसा हुआ है बोल रहा है, वृत्त के अंदर हमारा क्या हो गया, वर्ग क्या हो गया, फंसा हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए ये तो हो गया, अब हमारा एक तो वर्ग भी लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए वर्ग ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा वर्ग है, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ गया, चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमारा प्रश्न, क्लियर है। इसके अंदर बोल रहा है कि फंसा हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये दे दिया 144। आपको पता होना चाहिए इसका जो भुजा है, मान लेते हैं ए है, तो इसका मतलब ए का वर्ग दे दिया 144, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144, जो कि आ जाएगा मेरा 12, ठीक है। अब अगर वृत्त के अंदर में कोई वर्ग फंसा हुआ है, तो जो इसका जो विकर्ण है, ये हमारा वृत्त का व्यास का काम करेगा। ये जो है दोनों चीजें हैं, ठीक है। वर्ग का जो विकर्ण है वही हमारा क्या है, वृत्त का व्यास हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, तो विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, वर्गमूल 2 गुणित भुजा। भुजा आ गई है 12, तो ये आ गया वर्गमूल 2 गुणित में आ गया 12, ये विकर्ण आ गया। अब जो मेरा विकर्ण है वही वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास मतलब 2 गुणित त्रिज्या होती है। विकर्ण हमारे पास आ चुका है, तो 12 वर्गमूल 2 बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो त्रिज्या का मान आ गया 6 वर्गमूल 2। जब हमारे पास त्रिज्या मिल गई तो क्या निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। क्या होता है, पाई आर का वर्ग। क्योंकि आंसर पाई के रूप में दिया हुआ है, पाई को पाई ही रखेंगे। आर का वर्ग मतलब 6 वर्गमूल 2, और उसका वर्ग 6 का वर्ग होता है 36। किसी वर्गमूल के ऊपर वर्ग लग जाए तो वह संख्या बाहर आ जाती है, और ये आ जाएगा 36 दूने 72, और कितना आ गया मेरा पाई। तो इस प्रकार से हमारा 72 पाई, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। प्रश्न को समझना है, मेन वही काम है, उसके बाद उसका उत्तर देना है, ठीक। चलिए 107 में क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 क्या बोला है, सेंटीमीटर है। अब ये देख लीजिए, समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अब लोगों के मन में आएगा, सर वो वर्ग की बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, वर्ग अलग है भाई मेरे, समझ रहे हो बात को। वर्ग अलग ही है, और समचतुर्भुज क्या है, वो अलग ही है, ठीक है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर, चाहे उसका प्रत्येक कोण 90 रहे चाहे ना रहे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया बात। तो चलिए इसका परिमाप, परिमाप माने चारों भुजाओं को मिलाकर दिया, सब भुजा बराबर रहेगी, सब ए, मैंने भुजा मान लिया ए, ए और ए, तो इसका मतलब चारों भुजा को मिलाकर दिया 160, माने ए कितने बार है, 4 बार, ठीक है। तो ए का मान आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। अब इसको अलग से कटा के बटा में लगा के कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आप कॉमन सेंस होता है समझते होंगे, ठीक है। ये 4 बटे में आ गया और 40 आ गया, ठीक। अब इसमें का एक विकर्ण है वो 60 दे दिया गया, ठीक है। एक विकर्ण हमारा कितना दे दिया गया है भैया, 60 दे दिया गया है। चलिए 60 ले लेते हैं, एक विकर्ण हमारा ले लेते हैं 60, जो कि दिया हुआ है, बोला एक विकर्ण है 60। तो आपको पता होना चाहिए नियम क्या कहता है, पहले वो जान लीजिए, ठीक है। रेखा गणित का नियम कहता है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 अंश का कोण बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने आप को आधा आधा में तोड़ लेते हैं, ठीक है।
आधे आधे में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो ये 60 पूरा था, तो ये आधा कितना हो गया, 30। अब ये जो है वो मेरा कितना आ चुका है, 40। अब देखिए ये आपको एक छोटा सा समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का क्या लगा सकते हैं, प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए हम वही लगाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें ये बोल रहा है 30 और ये बोल रहा है 40। इसको हम ले लेते हैं x। क्लियर हो गया, ये आधा मात्र यहाँ से यहाँ तक x है। क्लियर हो गया। अब देखो ये 90 के सामने वाला है, मतलब ये आ गया मेरा कर्ण। तो कर्ण, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर इस तरह से देखा जाए हमारा, तो x का वर्ग आ जाएगा 40 का वर्ग ऋण 30 का वर्ग। अब आपको पता होना चाहिए a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है। दोनों एक बार जुड़ेगा और दोनों एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर जीरो वाले का जोड़ी बना, इसलिए x का मान आएगा, बाहर में 10 आएगा। 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है, इसलिए वर्गमूल 7 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 700 आएगा, तो 100 का आ गया 10, और 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है, इसलिए वर्गमूल में वो अटका हुआ है। क्लियर हो गया बात। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए ये मेरा x है, तो ये भी पूरा x हो जाएगा। मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण। ठीक है, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए ये आधा निकला है x, पूरा निकालने के लिए दूसरा विकर्ण मतलब x का डबल करना पड़ेगा। तो 2 गुणित x माने 2 गुणित 10 वर्गमूल 7। 10 दूनी कितना हो गया मेरा, 20, वर्गमूल में आ गया 7। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो सूत्र होता है मेरा 1/2 विकर्ण पहला गुणित विकर्ण दूसरा। हमको एक ही विकर्ण दिया था, दूसरा हमने निकाल लिया है। तो 1/2 गुणित 1/2 गुणित कर लीजिए। क्या करेंगे अपन, देख लीजिए, विकर्ण पहला, पहला विकर्ण दिया है 60, दूसरा विकर्ण आ गया मेरे पास 20 वर्गमूल 7। चलिए 2 एकम 2 का कितने बार में, 30 बार में, 3 दूने 6। तो ये आ जाएगा मेरा 600 वर्गमूल 7। कहीं दिया है क्या, ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पर क्या गलती होगी, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये 40 आ गया, 40 का वर्ग ये आ गया है, देख लो कहाँ पे हमारा ये हो गया दूसरा विकर्ण। बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए 60 दिया हुआ था, 60 का 4 भागों में आ गया 40 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर दिया परिमाप 160 दिया था। ठीक है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बिल्कुल 60 का आधा हमने कितना कर लिया, 30 कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक आ गया 30, आधा आ गया, ये 30 आ गया, एक से निकालना था। तो कितना आ गया मेरे पास, देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण है 60 का, और दूसरा विकर्ण क्या है हमारा, दूसरा विकर्ण है हमारा 20 वर्गमूल 7। क्योंकि अब ये आधा ही निकला है। या फिर एक काम ऐसा करिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये वाले त्रिभुज का। ठीक, यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, देखो अगर आपको और शंका हो रही है ऐसा निकाल सकते हैं। ये आ गया मेरा 10 वर्गमूल 7। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए अब क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला समझ लीजिए। कितना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधा गुणित आधार, एक को आधार मान लीजिए, गुणित ऊंचाई, दूसरे को क्या मान लीजिए, ऊंचाई। तो 10 वर्गमूल 7। ऐसे ही कितने बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। चारों से मैं देख लो 4 बार मिलेगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां से भी निकाल सकते हैं, 4 गुणित 1/2 गुणित 30 गुणित 10 गुणित वर्गमूल 7। 2 एकम 2 दूने, आखिर वही आ गया मेरा 600 वर्गमूल 7। त्रुटि हो सकती है इसमें, बिल्कुल दो मत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया बात। तो ये आपका क्या में चला जाएगा,
विलोपित में चला जाएगा या फिर बोनस में जाएगा। ठीक है, उत्तर तो आपका कितना आना है 600 वर्गमूल 7। ठीक है, प्रश्न में त्रुटि हो सकती है, मतलब हमारा ऑप्शन में ठीक जो हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से यही आंसर आएगा। चलिए, हमने दो तरीके से बना दिया और दोनों में वही आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, एक बार और आप देख लेंगे। चलिए 108 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5, 12 और 13 है। ठीक है, विपरीत शीर्ष से, ठीक है, 13 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर छपा नहीं है और दिख नहीं रहा है, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आपको पहले एक बात जरा मैं बता दूं, आपको त्रिभुज का जब भी ऐसा भुजा देगा, एक 5 है, एक 12 है, एक 13 है, तो सबसे पहले चेक करना यह है कि दो छोटे छोटे वर्गों का योग, ठीक है, तो ये आ गया 25 और 144, कितना आ गया 169। कहीं बड़े वाले भुजा के अकेले वर्ग के बराबर तो नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है मतलब यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। पहले ये स्पष्ट कर लेना है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये लॉजिक फेंकता है ऐसे ऐसे प्रश्नों में। क्लियर है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए 12, 13, 5 है वो समकोण त्रिभुज बनता है। ये समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ पर बनेगा ये भी बता देता हूं मैं। देखो 13 सबसे बड़ा है तो उसी के सामने 90 बनेगा। अब एक को 5 ले लीजिए, एक को 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला है, यहां से इस पर एक लंब डालना है। क्या डालना है, लंब डालना है। तो लंब, इसके लंब को मैं मान लेता हूं एच। कितना मान लिया मैंने, एच। तो देखो भैया त्रिभुज तो वही है ना, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो बराबर ही आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणित आधार। तो इसको आधार मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश लंब डला हुआ है, इसलिए जब भी 90 अंश डला हुआ है एक आधार रहेगा एक ऊंचाई रहेगा। तो आधा गुणित आधार 12 ले लिया, फिर ऊंचाई को ले लिया 5। फिर क्या बोला है मेरे पास, 13 सेंटीमीटर वाले में लंब निकालना है। तो चलिए आधा, इस बार आधार को हम लोग 13 मान रहे हैं क्योंकि 13 वाले में लंब खींचना है। ऊंचाई को क्या मान लिया, एच। ठीक है, दोनों तरफ आधा कट जाएगा, 12 पंचे 60 बटे में ये 13 गुणा है, इधर आके 13 हो जाएगा। और यही हमारे पास शीर्ष लंब की ऊंचाई या ऊंचाई जो भी समझ लीजिए, 60 बटे 13 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, ए में मौजूद है। क्लियर हो गया। अगर नहीं दिया है, अगर आपको अलग अलग ऐसा नहीं आता तो क्या करते हैं, एक हेरोन्स का सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, हेरोन्स का क्या लगाते हैं, सूत्र लगाएंगे। ठीक, उस माध्यम से बनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए फिर लंबा हो जाएगा वो, अब बन गया है तो इसमें बना दिए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़े कोण का माप होगा, इतना इजी दे दिया है। जब भी ऐसा अनुपात दिया रहेगा, एक निश्चित राशि गुणा करने को बोल दिया हूं मैं। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस लिहाज से 2x, 3x और 4x को मिलाएंगे, कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। 2, 3, 5 और 4, 9x बराबर 180। 9 एकम 9 दूने 18, x का मान मिल गया 20। हमको सबसे बड़ा कोण चाहिए, तो सबसे बड़ा तो 4x दिख रहा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 20 गुणित 4 बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। कहां पर अभी ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचाई को 4 मीटर फिक्स कर दिया है और लंबाई है वह हमारा चौड़ाई से दुगना है बोल रहा है। तो चलिए कमरा बना लेते हैं तो बढ़िया सा, है ना, यहाँ पर कमरा बना देता हूं मैं। चलिए आपके लिए लंबाई को चौड़ाई से दुगना करना पड़ेगा बस। ठीक, ये हमने कमरा बना दिया।
एक कमरे में लंबाई है चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ x है, तो लंबाई ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ चौड़ाई बराबर x मैं माना करता हूँ, मान लिया मैंने। लंबाई चौड़ाई जितना है उसका डबल हो जाएगा बोल रहा है। ऊंचाई हमको दे दिया है 4 मीटर का ऊंचाई दे दिया गया है, ठीक है। अब दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 गुणित ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई। दीवार का क्षेत्रफल दे दिया है 216, 2 गुणित ऊंचाई दे दिया है 4। अब यहाँ पर बता दीजिए लंबाई चौड़ाई को, तो एक लंबाई है मेरा 2x और चौड़ाई है मेरा x। चलिए रख देते हैं अब इसका मान को, ठीक है। 2 एकम 108 हो गया, 4 एकम 4 का कितने बार में जाएगा, 27 बार में। 2x 1x 3x बराबर में आ गया 27 और x का मान आ गया 9, ठीक है। x का मान मिल चुका है। फर्श का क्षेत्रफल चाहिए, तो फर्श माने यहाँ पर फर्श किसकी बात बोला गया जरा देखो, ये मेरा फर्श है, ये फर्श है मतलब ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, मतलब आपको लंबाई गुणित चौड़ाई पूछा, ठीक है। लंबाई गुणित क्या पूछा है, चौड़ाई। तो ये x है और ये 2x है भैया। x का मतलब आ गया 9 और 2x का मतलब हो जाएगा 9 का डबल माने 18। तो ये 18 गुणित 9 करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल माने लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 18 गुणित 9, 18 नहीं है कितना होता है, 162 होता है, ठीक है। 18 नहीं है 162, ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, सी में। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका आयतन, आहा क्या प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा उधारी मांगते हैं, इधर इसको उधारी मांग लेते हैं भाई, इसकी जरूरत है हमें। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। इसी को हम लोग घन में बना परिवर्तित कर लेते हैं थोड़ा सा, हमको अभी जरूरत है। ये आ गया घन बन गया, ठीक है। अब ये घन में क्या बोला है, इस घन की भुजा को मैं मान लेता हूं a, और इसमें बोला है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है 6 भुजा की घात 2। संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है 1176, 6 गुणित a की घात 2, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 5 बचा, ठीक है। 6 नहीं है 54, ठीक है। 157 था ये, और ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 6 नहीं है 54, 3 बचा, 6 छक्का 36, a का वर्ग बराबर 196, यहाँ 196 14 का वर्ग होता है मालूम होना चाहिए, मतलब भुजा मेरे को मिल गई 14। बात स्पष्ट हो गई। चलिए भुजा का मान मिल गया मेरे को 14 मिल गया, इसका आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होगा, आयतन निकाल लीजिए। आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, मतलब 14 गुणित 14 गुणित 14, 14 गुणित 14 करेंगे 196 आएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक। 14 गुणित 14 कितना हो जाएगा हमारा 96, 196 आ जाएगा, गुणित में 14 कर लीजिए, अभी आ जाएगा 14 छक्का 84 का, ठीक है। 14 छक्का 84 का 4 हासिल आया 8, 14 नहीं 126, ठीक है। 90 और क्या हो जाएगा मेरा 36, 114 नहीं 126 हो गया, 126 और 8 134 का 4 हो जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, 14 एकम 14 और 13 27, 27 44 दिया है क्या, जी बिल्कुल। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा 111 नंबर वाले का। 112 वाले की क्या कहानी है जरा देखो। एक आयत के कर्ण उसके एक भुजा से दुगना है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रश्न को हम लोग समझ गए। अब इसमें जो बोला है उसके अनुसार से अब एक चित्र बनता ही अभी है यहाँ पर इंसर्ट करने का, तो है ना। चलिए तो चित्र हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, देखो बढ़िया से आयत है, ठीक है। आयत में बोला है कि जो उसका कर्ण है
विकर्ण है उसके बारे में बोला गया, याद रखो। इसके एक भुजा से दुगनी है, ठीक, एक भुजा से दुगनी है, एक भुजा में मान लिया x और इसको ले लिया 2x। क्लियर हो गया बात? जी बिल्कुल। अब क्या करना है बोला है, तो तीसरी भुजा निकाल लेनी है पहले। तो हमारे यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको ढूंढ लेंगे हम। क्लियर हो गया बात? तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा भुजा, दूसरा भुजा हो जाएगा हमारे पास दूसरी भुजा, दूसरी भुजा या फिर इसको मान लेता हूँ लंबाई, लंबाई लिख देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। और इसको क्या ले लेता हूँ मैं, चौड़ाई। और ये हमारा है कर्ण या विकर्ण, जो भी समझ लीजिए। क्लियर हो गया बात? चलिए दूसरी भुजा मतलब लंबाई निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, अंडर रूट, ये हमारा देखो कर्ण का वर्ग माने 2x का वर्ग में घटाएंगे इसको, एक भुजा के वर्ग को माने x के वर्ग को। चलो निकाल लो भैया, ये आ जाएगा मेरा 4x का वर्ग, x का वर्ग, और ये आ जाएगा 3x का वर्ग अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 और x आ जाएगा। मिल गया। अब बोला है दोनों भुजाओं की, दोनों भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब मेरा चौड़ाई, और ये जो पहले दिया है चौड़ाई, अनुपात चौड़ाई का किसके साथ निकालना है, लंबाई के साथ। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, वर्गमूल 3 और कितना x, x से x काट दो, 1 वर्गमूल 3। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, सी में मौजूद है। अब कुछ लोग को लगेगा सर वर्गमूल 3 मतलब लंबाई को पहले क्यों नहीं लिए, इतना थोड़ा सा सेंस भी लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है, मतलब जो साइड दे दिया है बाद में निकल रहा है उसका निकालो, या फिर आप कहीं पे देख लो 1 वर्गमूल 3 और उसका जस्ट उल्टा नहीं दिया है, मतलब इसका मतलब वो जो प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है वो चौड़ाई को पहले ध्यान में रखकर लिया गया है। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से थोड़ा सेंस भी लगाना रहता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए 113 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 113 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए चतुर्भुज ले लेते हैं ABCD, इसको ऐसे सामान्य तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ये विशेष चतुर्भुज नहीं है, ABCD है, सामान्य है। अब AB बराबर क्या दे दिया है, 6 दे दिया है, BC बराबर दे दिया है 12, और CD बराबर दे दिया है 15, और DA बराबर दे दिया है 7, और BD मतलब एक डायगोनल, ठीक है, ये दे दिया है आपको 9। ठीक, तो भैया जब इस तरह से आपको दे दिया जाए तो मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान से पहले सुन लेंगे। क्लियर हो गया? BD बराबर कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। ठीक, B से D, ठीक है। चलिए अब इसका मान निकालते हैं। मान कैसे निकलेगा हमारा, मान कैसे निकलेगा, देख लीजिए इसका। अब यहाँ पर मैं एक चीज मुझे देखने को मिल रही है, क्या आप वो चीज देख पा रहे हैं? वो चीज ये है कि ये 9 वाला को देखो, 12 को देखो और 15, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो हमको क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो सर इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, जिस हीरो सूत्र की मैं बात कर रहा था पहले या दूसरे प्रश्न में, है ना, तो वो यहाँ पर मैं उपयोग करने वाला हूँ, लेकिन मैं 2 बार उपयोग नहीं करूंगा, केवल एक ही बार उपयोग करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज आप देख सकते हैं BCD में, BCD में हमको ये नजर आया कि दो छोटा छोटा का वर्ग, 9 का वर्ग और 12 का वर्ग, 9 का वर्ग होता है 81 और 12 का वर्ग होता है 144, जो कि आ जाएगा मेरा 225 आ गया। और अगर मैं अकेले 15 का वर्ग करूं तो भी 225 आएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज अगर मिल जाए तो उसमें हेरोन्स का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो 90 कहाँ बनेगा, जो ठीक सबसे बड़ा भुजा है ना उसके ठीक सामने में 90 बनेगा। ठीक है, 90 अंश मतलब ये आधार बनेगा और ये ऊंचाई बनेगा,
या ये आधार बनेगा और ये ऊंचाई बनेगी। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज इसका BCD का क्षेत्रफल निकाल लो भैया। आधा गुणित 12 गुणित 9, 2 छक्के 12, 9 छक्का 54, ये बड़ी आसानी से आ गया भाई, है ना, एक तो तकलीफ नहीं दे रहा है। अब दूसरा त्रिभुज देखो ABD में, त्रिभुज ABD में हमको 3 भुजा दे दी गई है। कौन कौन सा है? 6, 7 और 9। तो एक को मान लो A, एक को मान लो B और एक को मान लो C। तो जब भी इस तरह से 3 भुजा दिया गया है तो आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप माने तीनों भुजाओं को जोड़कर 6 धन 7 धन 9 और बटे में 2 माने परिमाप का आधा कर लेना है। ठीक है, 7, 6, 13 और 9 कितना हो गया? 22। 22/2 करेंगे, कितना आ गया मेरा? 11। स्पष्ट हो गया। अब हम लोग हीरोन्स का सूत्र निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। काफी रेखागणित प्रश्न दिया हुआ है। एस का मतलब है 11। अब 11 में एक भुजा घटाइए, कितना आ गया मेरा? 6 घटाएंगे 5। 11 में 7 घटाइए 4। 11 में 9 घटाइए 2। बात कहानी खत्म। अब देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा तकलीफ जाएगी। ठीक, ये 4 का तो आप बाहर में 2 निकाल लीजिए। अब ये 11 55 दोने कितना हो गया? 110 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 100, ये जो 100 है, ठीक है, 100 का मान आपका कितना आता है? 10 आ जाता है। तो चलिए इसका थोड़ा एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैं समझा देता हूं कि अगर आपको जो पूर्ण वर्ग में नहीं होगा, 100 होता 10 लिख देते, 110 है, तो ऐसे का वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभी ट्रिक। इससे जस्ट पूर्ण वर्ग क्या है मेरा? 100, उससे कितना ज्यादा है? 10। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 10, बीच में क्या लगाना है? प्लस। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको ऊपर लिखना है और ये जो सामने वाला आया है उसका डबल। तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा? 2। मतलब ये 10.5 के लगभग आ गया। ठीक है, लगभग में है, याद रखो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लगभग में ले आओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10.5। ठीक है, और गुणित में करना है अभी भी 2, सामने ये तो वर्गमूल 110 निकला है, ये आ जाएगा मेरे पास 2 गुणित 10.5 मतलब लगभग 11। अब 11 को 54 के साथ जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 54 धन 11 करोगे तो कितना आएगा मेरा? 65। तो लगभग जो 65 के आसपास आ रहा है वही हमारा आंसर है भैया। बस खत्म, कहानी खत्म। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से हमारा ये लमसम आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रश्न है। कहीं पे गलती कर दी है हम लोगों ने? जी बिल्कुल, कहाँ गलती कर दिया हमने? गलती यहाँ पर हो गई है कि ये 21 आएगा। ठीक है, जब इसको 21 जोड़ेंगे तो ये लगभग 75 के आएगा। ठीक है, अब ये 75 के लगभग आएगा, इसका मतलब जो 75 के लगभग में आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 74.98 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 75 के काफी नजदीक है, हमारा ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 114 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। रेखा गणित काफी दिया हुआ है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों पूरा भर भर के दिया हुआ है भाई। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, लंबवृत्तीय बेलन, चलिए बेलन कैसा होता है ये देख लो, बेलन है। ठीक है, बेलन का क्या बोला है? व्यास, आधार का व्यास है 14 और ऊंचाई दे दी गई है 12। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, चलिए 1 मिनट फिर से लिख देते हैं।
संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। देखिए यहाँ पर व्यास है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 7 ले लेंगे, तो 2 गुणित पाई का मान में अपन लिखेंगे 22/7, त्रिज्या कह रहे हैं रखे 7, और ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 12, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दोने कितना आ गया 44, गुणित 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 चौक 76 का 6 हासिल आया 7, 19 चौक 76 और 7 83, 836 है क्या भाई कहीं पे? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, वाह क्या प्रश्न है। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो इसको x लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। जब दो इस तरह से x हो जाए, ये वर्गमूल 2 का गुणा x हो जाएगा। याद रखेंगे जब दो भुजा बराबर होते हैं 90 अंश बनाते हैं, तो ये जो तीसरा वाला है उस भुजा का वर्गमूल 2 गुना हो जाता है। आप या तो चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, मैंने शॉर्टकट बता दिया। अब बोल रहा है तीनों को मिलाकर माने x प्लस वर्गमूल 2x, तीनों को मिलाकर एक धन वर्गमूल 2 दे दिया गया है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे 2x प्लस वर्गमूल 2 x बराबर कितना आ गया मेरा, एक धन वर्गमूल 2 आ गया। क्लियर हो गया? हम एक काम करते हैं, वर्गमूल 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक, और साथ ही साथ कॉमन निकाल लेते हैं x। तो यहाँ पर क्या बचा देख लो, यहाँ पर ये बचेगा मेरा वर्गमूल 2 प्लस कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पर आ गया वर्गमूल 2 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा और x का मान आएगा 1/वर्गमूल 2। ये तो x का मान आ गया, हमको क्या निकालना है, उसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, ये विकर्ण है मेरा ये, तो वर्गमूल 2 गुणित x, और x का मान निकल चुका है, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई है वर्गमूल 2 गुणित x, और x का मान आ चुका है 1/वर्गमूल 2, 2 से तो कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहाँ पर मौजूद है भैया, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। क्या माध्य है भैया, माध्य का मतलब क्या होता है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन, ऐसी जोड़ना है कहाँ तक 50, और कितने लोग को जोड़ रहा है 50, ये भाग हो जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा माध्य। क्लियर हो गया? तो अब हमको लगेगा समस्या, अरे जोड़ने में समस्या जा रही है, जोड़ने में समस्या नहीं जा रही है। इसका एक सूत्र होता है, जब भी ऐसी लगातार संख्या को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी वाले को देखते हैं, फिर उसमें गुणा करते हैं उससे एक ज्यादा का, फिर उसको बट्टे में क्या कर लेते हैं 2, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया, और बट्टे में और कितना करना है मेरे को 50, 50 से 50 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 51/2, जो कि आ जाएगा 25.5, ये हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है मौजूद है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा मेरा 117 नंबर का, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य है। वाह क्या गजब का प्रश्न है। तो भाई जब इस तरह से बारंबारता श्रेणी दिया गया है और आपको समांतर माध्य निकालने को बोल रहा है, तो कई तरीके से निकालते हैं, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट मेथड क्या है, हमको वर्ग अंतराल दिया गया उसको पहले लिख लो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100। फिर क्या करते हैं, ये हमारा वर्ग अंतराल है सी आई है, तो हम लोग x निकाल लेते हैं। x का मतलब
इन दोनों का माध्य बीचों बीच, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 30, ये 50, ये 70 और ये 90। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो बारंबारता है उसको लिखते हैं। ठीक है, बारंबारता है उसको लिखते हैं। तो चलिए बारंबारता को लिख लीजिए। 2 है, 12 है, 13 है, 15 है और 8 है। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, f गुणित x। 10 दूने कितना हो गया 20, 13 दूने कितना हो गया, सॉरी 12 तिया कितना हो गया 36। ठीक है, 13 पंचे कितना हो गया मेरा 65, और कितना हो गया 15 सत्ते 105 हो गया, और 9 8 कितना हो गया मेरा 72। फिर क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। ये जो मेरा समेसन ऑफ माध्य निकालने का सूत्र क्या है, समेसन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ। माने हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आपका ऊपर कर लेते हैं, ये वाला को, एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको जोड़ के दिखाने में आपको दिक्कत मत हो। ठीक, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसी को जोड़ना है। जो मेरा एफ एक्स का कॉलम है वही जोड़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स। 0 0 आ गया, 2 6 8 5 13, 13 5 18, 2 20 का शून्य, हासिल आया 2। ठीक आ गया 2, और 7 9 हो गया, 9 6 15 3 18 का 8, हासिल कितना आ गया 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 2800 आ गया भैया। बटे में किसको करना है, ये समेसन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 और 13 15, 15 15 30, 30 और ये 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा भैया 50, 0 से 0 कैंसल। 28 का डबल कितना होता है 56 होता है, तो लगा लो 56 हमारा। आगे कहीं पे दिया है क्या, बी ऑप्शन में है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है, समय लगता है। एक और होता है शॉर्टकट मेथड होता है, लेकिन वो लॉन्ग जैसे लगेगा। ठीक, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया, तो हमको और अति दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 118 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लीजिए। 118 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि कुल अंक 720 हैं तो गणित में प्राप्त अंक कितने हैं। तो देखो भैया, ये जो हमारा वृत्त है, पाई चार्ट है, पाई चित्र है, वैसा अलग अलग कोणों में बटा हुआ है, जिसमें टोटल कोण कितने होते हैं 360। मतलब जो मेरा 360 का कोण है वही टोटल नंबर को बताएगा। टोटल नंबर मतलब 720 अंक को बताएगा। अब यहाँ पर गणित में कितना डिग्री बन रहा है 96 डिग्री। तो पहले 1 डिग्री में कितना नंबर मिल रहा है वो पता चलेगा। तो 720 को 360 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया मेरा 2 अंक। माने 1 डिग्री घुमा मतलब 2 नंबर मिल गया। तो गणित का पूछा है, तो गणित में कितना है 96 डिग्री है। तो 1 डिग्री के लिए 2 नंबर, तो 96 डिग्री के लिए 96 गुणित 2 माने कितना हो गया 192 अंक। तो गणित में उसको कितना मिला होगा 192। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 119 की ओर। 119 में बोल रहा है निम्न स्तंभ चित्र में से किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है। अब देखो भैया, जर्मनी का तो खुद जर्मनी का 16 है, उससे 25% ज्यादा। ठीक है, जर्मनी से 25% अधिक माने 16 का 25 और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे मतलब कितना हो गया 125%। तो 16 का 125% कर लीजिए, तो 16 गुणित 125 बटे 100 कर लीजिए। 25 पंचे 25 चौक 4 एकम 4 चौके 4 पंचे 20। तो 20 किसका आ रहा है भैया, देख लो इंग्लैंड का है ना भाई। 20 किसका आ रहा है भैया, इंग्लैंड का आ रहा है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक, जर्मनी से 25% अधिक है भाई। ठीक, क्लियर हो गया। 120 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं, जिसमें बोला है उम्र वर्ग 25 से 34। तो 25 से जो 34 वर्ष का है वह कितना है मेरा 24%। एवं उम्र वर्ग 35 से 44।
35 से 44 देख लो, 35 से 44 कितना है? 20%। दोनों के व्यक्तिगत आय का अनुपात, तो व्यक्तिगत आय का अनुपात यहां पर दे देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 4 छक्का 24 और 4 पंचे 20, 6:5 या 6/5 जो भी बोल लीजिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया? तो यहाँ पर हमारा इसका पाउलो फ्रेयर होता है, पॉली फ्रेयर है वो लिखाया ऐसा है, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी है ये। एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है, मतलब क्या हो सकता है? तो याद रखो, रचनावादी कक्षा की एक खासियत होती है कि उसमें बच्चे शोरगुल करेंगे ही। शोरगुल करेंगे मतलब शांतिपूर्ण तो बात चलेगी नहीं, शांतिपूर्ण बात चलेगी नहीं, इसका मतलब ए वाला आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे शांतिपूर्ण शिक्षक का अनुसरण करें, ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब जिस ऑप्शन में ए आ गया वो आपका आंसर नहीं होगा। अब बचा कौन? बी। क्लियर हो गया बात? चलिए, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना है। एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, सीखने के लिए आपको एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी ही, मतलब जहां सी नहीं दिया है उसको तो बात खत्म कर लो। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब होता है प्रोसेस। अब यहाँ पर आपका आ गया है ए और सी केवल है, ठीक। अब यहाँ पर दिया है ए सी डी। अब भाई एक बात बताओ, वस्तु की प्रकृति जब तक नहीं समझेगा तब तो वो बनाएगा कैसे? तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है निगमन विधि, है ना, डिडक्टिव, डिडक्शन के माध्यम से डिडक्ट करके लाते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? वह डिडक्टिव लॉजिक, निगमित निगमन वाला विधि है, निगमन तर्क से आएगा वो। क्लियर हो गया बात? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। इसमें नंबर, ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है, और जो बैंकिंग मॉडल वाला है वो भी कई बार आ चुका है। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे, हम लोग जब भी नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात करते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या की बात करते हैं, उसके बाद हमारा इंटीजर की बात करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? इंटीजर माने पूर्णांक की बात करते हैं, फिर परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो एन, डब्ल्यू, आई या जेड जो भी या क्यू, ऐसा कहां पर है भैया? ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सीजी टेट 2024 जो कि 23 जून 2024 को जिसका पेपर आयोजित हुआ था, माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन हेतु जो परीक्षा तिथि में प्रश्न पत्र आए थे, उस प्रश्न पत्र का गणित का हिस्सा हमने 30 प्रश्नों को बहुत ही सरलता और सहजता और आसानी से विस्तार पूर्वक समझ लिया है, संपूर्ण हल ले लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा जो हमारे स्कूल लेवल के जो 9वीं से लेकर 12वीं नवोदय से संबंधित, सैनिक स्कूल से संबंधित वीडियो और लाइव क्लासेस आते रहते हैं। तो चलिए, अतः वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।